प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु प्रचुर परंपर और, व्रत तप धर तनु नगन तर। वंदो वृष शिरमोर, व्रत तप धर तनु नगन तर। वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर आहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। लोकानुप्रेक्षा में विस्तार से यहाँ वर्णन किया है आचार्य देव ने, और उसके लिए, उसको समझने के लिए पहले अलौकिक गणित का प्रकरण यहाँ पर टीका के अंतर्गत जयचंद जी छाबड़ा साहब ने दिया है। उसका थोड़ा सा रिवीजन अपन करते हैं। एक व्यवहार पल्ले की गणना किस प्रकार की जाती है? व्यवहार पल्ले की गणना किस प्रकार की जाती है? एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा गड्ढा खोदेंगे और उसमें उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल का अग्र भाग, उसके छोटे मतलब उतना छोटे छोटे असंख्यात हिस्सों में नहीं, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ठसाठस भरना है और 45 अंक प्रमाण वो भर जाता है। उसके बाद हर 100 वर्ष बाद, मतलब इतना भरना है कि मतलब बिल्कुल ठसाठस भरना है। उसके बाद हर 100 वर्ष के बाद एक बाल को निकालना है। तो जब वो जितने वर्षों में वो गड्ढा पूरा खाली हो जाता है, वो एक व्यवहार पल्य कहलाता है। बढ़िया, ठीक है। एक योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा करके उसको उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के जन्मे मेढ़े के बालाग्र से ठसाठस, कि उस पे से चक्रवर्ती की सेना भी चले जाए तो कुछ उसमें दिक्कत ना हो, ऐसा ठसाठस उसको भरना। तो 45 अंक प्रमाण उसमें बालाग्र आते हैं। और फिर हर 100 साल बाद एक बाल को निकालने हैं। तो जब वो गड्ढा खाली हो जाएगा उतना काल कहलाता है एक व्यवहार पल्ले। व्यवहार पल्ले किस काम आता है? व्यवहार पल्ले किस काम आता है? उद्धार पल की गिनती के लिए। उद्धार पल्ले की गिनती के लिए। उद्धार पल्ले किसे कहते हैं? उद्धार पल्ले किसे कहते हैं? दीपों की संख्या वगैरह निकालने के काम में आता है। नहीं, किसे कहते हैं पूछ रही हूँ। क्या पूछा? उद्धार पल्ले किसे कहते हैं? असंख्यात
व्यवहार पल्लों के बाद में एक उद्धार पल्ल होता है। हाँ, असंख्यात व्यवहार पल्ले का एक उद्धार उद्धार पल्ले होता है, और ये द्वीप समुद्रों की गिनती के लिए काम आता है। उद्धार पल्ले से बड़ा क्या होता है अगला? उद्धार पल से बड़ा अद्धा पल्ले होता है। वो कितना बड़ा होता है? उद्धार पल से असंख्यात गुणा अधिक अद्धा पल होता है। उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा अद्धा पल्ले होता है। ये किस काम आता है अद्धा पल्ले? अद्धा पल्ले किस काम आता है? बोलिए चेतना जी, बोलिए। कर्मों की स्थिति की गणना के लिए और चारों गति के जीवों की आयु की गणना के लिए। बहुत बढ़िया। कर्मों की स्थिति और जीवों की आयु की गणना के लिए अद्धा पल्ले काम में आता है। यहाँ लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत हमारी चर्चा जीव समास के अंतर्गत चल रही थी, इसमें हमने पहले तो 1 से 19 तक के जीव समास, फिर 38, 57, 98 और 406। कल किसी ने वो भी मुझे भेजे नहीं, वो क्या रजनी जी कुछ मांग रहे थे, तो किसी ने भी लिखे नहीं अच्छे से 1 से 19 तक के। और चलिए 1 से 19 तक जीव समास कौन सुनाएंगे? 1 से 5 तक पहले बोलिए। पहला तो जीव, फिर 2 हो गए त्रस और स्थावर, फिर 3 होंगे एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय, फिर 4 होंगे एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, और 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ये 5 जीव, तरह से 5 जीव समास। बढ़िया। 6 से 10, 6 से 10 जीव समास भूलना नहीं। अभी तो आज पूरा, अभी तो आज 5 स्थावर, 1 त्रस, ऐसे 6 होंगे। फिर 5 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6। हाँ, फिर 5 स्थावर और त्रस के 2 भाग किए, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, तो ये हो गए 7। 5 और 2 स्थावर, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, ये 7। हाँ, 8 में 5 स्थावर, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय में संगी और असंगी, तो ये 5 8 हो गए। अभी 5 स्थावर, फिर विकलेंद्रिय के 2 3 4 ऐसे भाग किए, तो 5 6 7 8 हो गए, और 2 संगी और असंगी। नहीं, 9 करने ना अभी। 5 स्थावर और फिर पंचेंद्रिय, तो 5 और स्थावर, विकलेंद्रिय में 2 3 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय को एक ही लेंगे, तो 5 और 4 9। 10 के लिए फिर 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और 2 पंचेंद्रिय के भाग के 2 संगी। बढ़िया, ये 10 था। प्रशस्ति देर से आई, अब 11 सुना सकती है क्या? इसको याद सुना सकती? 11 में सूक्ष्म और बादल, तो वो हो गए 10 और एक रस। बहुत बढ़िया। अभी अभी आके बैठिए, वो एकदम से उसका उपयोग नहीं था, लेकिन उसको याद है। बहुत बढ़िया। ये 11, 5 स्थावर में सूक्ष्म और बादल, ये 10 भेद किए और एक जोड़ दिया त्रस, तो ये हो गए 11। 12 भेद किस प्रकार से होंगे? 12 भेद रेणु जी। 12 भेद होंगे सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से 10 भेद, और विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। बढ़िया। सूक्ष्म बादल 5 प्रकार के स्थावर, सूक्ष्म बादल 10 और फिर विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, ये 12। 13 भेद सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से स्थावर की 10 भेद, और विकलेंद्रिय और संगी असंगी संगी असंगी, तो ये हो गए 13। 14 भेद
विनीता आंटी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या? अरे अब तो दिमाग लगाना है, याद करना करना है होते हैं, इसको। गर्भज भी जो सेनी चल रहे हैं असेनी उसी का होते हैं, दिमाग लगाना संरक्षण था। भी सेनी असेनी होते हैं। चलिए रखिए, किसकी आवाज आ रही है? बोलिए अनीता जी। 5 स्थावर बादल और 5 सूक्ष्म विकलेंद्रिय के 2, 3 और 4 और पंचेंद्रिय के सकलेंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय फिर। हाँ 14 करने, तो 5 स्थावर को सूक्ष्म बादल के भेद से 10 तो अपने पास है ही यही वाले। 5 स्थावर सूक्ष्म, 5 स्थावर बादल 10, और फिर विकलेंद्रिय के 3, 2, 3, 4, 13, और फिर पंचेंद्रिय को 1 ले लिया सकलेंद्रिय, तो हो गए 14। 15 भेद करेंगे तो यही क्रम रहेगा, 5 स्थावर के 10 भेद बादल सूक्ष्म से, विकलेंद्रिय के 3 और संगी असंगी पंचेंद्रिय के 2, इस तरह से 15। 16 भेद, 16 किस प्रकार बनेंगे? बोलो प्रशस्ति। पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 प्लस इतर निगोद और नित्य निगोद, तो 6 सूक्ष्म बादल के हो गए 16 प्लस प्रत्येक 16 नहीं, वनस्पति 12, 6 तो नहीं 12। 12 हाँ प्लस प्रत्येक वनस्पति 13, उसके बाद होगा विकलेंद्रिय संगी असंगी। बढ़िया। इस तरह से 16 कैसे हो गए? पृथ्वी जल अग्नि वायु 4, तो ये इतर निगोद नित्य निगोद 6, ये 6 के 6 होते हैं, सूक्ष्म भी और बादल भी, तो ये हो गए 12। फिर ले लिया एक प्रत्येक वनस्पति, वो 13, और एक विकलेंद्रिय 14, और संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, तो इस तरह से हो गए 16 जीव समास। 17 जीव समास, बोलिए चेतना। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में इतर निगोद और नित्य निगोद, ये बादल और सूक्ष्म, तो 6 दूनी 12, और इधर प्रत्येक वनस्पति प्रत्येक वनस्पति, फिर विकलेंद्रिय के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, तो इस तरह से हो गए। ये कितने हो गए? 17। 17। 12 तो एक इंद्रियों के हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु इतर निगोद नित्य निगोद, बादल और सूक्ष्म 12, प्रत्येक वनस्पति 13, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 13 और 3 16, और फिर एक पंचेंद्रिय, तो ये हो गया 17। ठीक है। 18 भेद, 18 भेद रजनी जी आप बताएंगे, बोलिए। इसमें 12 स्थावर, मतलब कि पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद और इतर निगोद, ये सूक्ष्म और बादल दोनों लेकर के ये 12 हो गए। फिर है ना प्रत्येक एक, मतलब प्रत्येक वनस्पति एक हो गया। फिर है ना इंद्रिय, मतलब एक 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, और संगी और असंगी, ऐसे 2, तो ऐसे मिला करके ये 18 हो जाएंगे। यानी 12 एक इंद्रिय के, एक प्रत्येक 13 मतलब कुल एक इंद्रिय के हो गए, फिर विकलेंद्रिय के 3, 13 और 3 16, और पंचेंद्रिय के 2, तो कितने हो गए? 18। 18 प्रकार के जीव समास। अब 19 जीव समास। 19 जीव समास, बोलो प्रीति। 12 स्थावर सूक्ष्म और बादल के भेद से, प्लस प्रत्येक वनस्पति के 2 हो गए, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, ये हो गए 14। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय 17, और संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय 2, 19। बढ़िया। पृथ्वी जल अग्नि वायु इतर निगोद नित्य निगोद 6, बादल भी हैं 6, सूक्ष्म भी हैं तो 12, फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ऐसे हो गए 14। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 14 और 3 17, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, तो 17 और 2 19।
इस तरह से हो गए 19 जीव समास। 38 जीव समास किस प्रकार होते हैं? 38 जीव समास किस प्रकार होते हैं? बोलिए सरोज आंटी। ये 19 पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी, तो ये 38 हो 19 के 19 पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है, तो 19 दूनी 38, 38 जीव समास। 57 जीव समास, बोलिए सरोज भाभी। पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं तो 38 गुना 57, मतलब दोनों। दो ही तो हुए, पर्याप्त है पर्याप्त, तो हाँ 38 पर्याप्त, गुना तो 38 गुना नहीं 57 38 नहीं गुना होते, 57 नहीं, 19 नहीं गुना 38 होते हैं। 19 19 गुना 38, 19 गुना 19 तिया 57, 3। तो तीन कौन से हुए? तीन से गुणा करना पड़ेगा। तीन कौन हाँ कौन तो से? निर्वृत्ति है पर्याप्त और पर्याप्त और लब्धि है पर्याप्त। बहुत बढ़िया। यानी ये 19 के 19 प्रकार के जीव लब्धि अपर्याप्त भी हो सकते हैं, निवृत्ति अपर्याप्त भी हो सकते हैं और पर्याप्त भी हो सकते हैं। तो 19 या 57 जीव समास ये हो गए। ठीक है। 98 जीव समास का मोटा मोटा बता दीजिए। तिर्यंचों के कितने, मनुष्यों के कितने, ऐसे करके एक बार मोटा मोटा 98। हाँ जी, 85 तो त्रियंचों के और 9 मनुष्यों के और 2 देव के 2 नारकी के, इससे 98 जीव समास होते हैं। 85 मनुष्यों की, आवाज आ रही है आप लोगों को? 85 तिर्यंचों के, मनुष्य के, 85 तिर्यंचों के, 9 मनुष्य के, 2 नारकी के, 2 देव के, तो इस तरह से हो गए 98। ठीक है। 85 प्रकार के तिर्यंच, 85 प्रकार के तिर्यंच। तिर्यंचों को पहले हम पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय मतलब गर्भज और समोच्चन के भेद से पहले कर रहे हैं। तो ये गर्भज है इसलिए पंचेंद्रिय से शुरू कर रहे हैं। आप लोग सुन लेना ध्यान से, मेरे को थोड़ी आवाज कम आ रही है, यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है। आप लोग सब चेक कर लेना बराबर चल रहा है। ठीक है। तो तिर्यंच जो है पंचेंद्रिय के भेद से 2 प्रकार के तिर्यंच होते हैं, गर्भज भी और समोच्चन। और गर्भज जो होते हैं वो भी उनको भी 2 भेद किए जाते हैं, भोग भूमि के और कर्म भूमि के। तो जो भोग भूमि के हैं और जो कर्म भूमि के हैं, पहले ये जो गर्भज है वो जलचर, थलचर और नभचर होते हैं। तो ये जलचर, थलचर, नभचर तीनों ही असंगी और संगी होते हैं। तो 3 2 6 हो गए। और दोनों ही निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक होते हैं, तो उस भेद से ये 12 हो गए। तो ये 6 कहाँ 2 के बता रहे हैं आप? अच्छा सॉरी, हम ज्यादा आगे का बता दिए ना। पहले वो भेद करना ही है, भोग भूमि कर्म भूमि। हाँ वो तो मैंने किया। तो कर्म भूमि के जलचर, थलचर और नभचर होते हैं। ये वाले जो आपने भेद बताए, ये कर्म भूमि वाले बताए या भोग भूमि वाले बताए? कर्म भूमि के, कर्म भूमि में 3 होते हैं, वो जलचर, थलचर और नभचर। और तीनों ही पर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्तक, पहले मन से मतलब असंगी और संगी होते हैं। तो 3 2 6। और ये 6 के 6 भी लब्धि अपर्याप्तक और पर्याप्तक भी होते हैं। तो 6 2 12 हो गए। और भोग भूमि में केवल 2 ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, थलचर और नभचर। और ये सब के सब असंगीय होते हैं और सब लब्धि अपर्याप्त निवृत्ति सबके सब ये भी निवृत्ति लब्धि निवृत्ति अपर्याप्तक और तीनों होते हैं ना। नहीं, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक और पर्याप्तक होते हैं। हाँ, लब्धि नहीं, क्योंकि गर्भज की बात पंचेंद्रिय है चल ना। रही है ना, एक के नियम ध्यान रख लो, अपन गर्भज के भेद बता रहे हैं, तो Sorry. लब्धि अपर्याप्तक आएगा ही नहीं हाँ, गर्भज में।
तो ये भी हो गए 2 और 2 और इधर हो गए 2, तो जलचर और थलचर 2 के, और तो 2 हो गए ना, ये टोटल में 2 ही। जलचर थलचर नहीं, जलचर नहीं, नभचर थलचर हाँ 2, और अकेले संगी हैं तो 1, 2 एक, 2 1 2, हाँ और फिर ये दोनों है पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, तो तो ये 4। हो गए 4। हाँ हाँ, तो 12 वो हुए थे। हाँ, तो 12 और 4 ये तो टोटल 10 हो गए गर्भज के। 12 और 4 16 गर्भज के हो गए। 16। अब समूर्छन में जो जीव होंगे वो जलचर, थलचर और नभचर, और असंगी और संगी, तो 3 2 6, और 6 के छोरो निर्वृत्ति अपर्याप्तक, पर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक और पर्याप्तक तीनों होते हैं। तो 6 3 18, तो 18 और इधर 16, तो 18 और 16 मिला करके हो गए 18, कितने हो गए सॉरी 18 और 16 हो गए 8 9 10 9 12 13 14 42, सॉरी, है ना वो 42 हो गए। ये आपके पंचेंद्रिय तिर्यंश। अभी आपके विकलेंद्रिय के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये तीनों ही असंगी और संगी, दो नहीं, सिर्फ ये असंगी होते हैं, और ये देखो ये इनमें तीनों, असंगी संगी बोलने की जरूरत हाँ ही नहीं, क्योंकि संगी ठीक है, असंगी का भेद तो पंचेंद्रिय में ही करते हैं। ये तीनों में लब्धि अपर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक होते हैं। तो ये हो गए 3 3 9, ये 9 हो गए। और एक इंद्रिय में स्थावर जीव जो है वो आप ये जल, एक इंद्रिय के पृथ्वी जलचर, थलचर और नभचर जो है ये एक इंद्रिय में जलचर थलचर नहीं, जलचर नहीं, थलचर नभचर और संगी असंगी ये सब भेद सब, केवल पंचेंद्रिय में ही हाँ, होना है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इतर निगोद और नित्य निगोद के जो जीव हैं ये सारे बादर और सूक्ष्म के भेद से 12 हो गए, और इधर सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के भेद से ये 2, और दोनों ही ये 12 और ये 2 हो गए, तो 12 और 2 16 हो गए, 14 हो गए। तो इन सबको मिलाने के बाद ये 14 ही रहेंगे एक इंद्रिय के, इसमें पर्याप्त पर्याप्त वाला भी देख। सॉरी, इनमें भी निर्वृत्ति अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक और पर्याप्तक होते हैं। तो 14 into 3, तो 7 4 28 7 8 82 87 2 4, कितना हो गया 7 4 28 84, ऐसे कुछ गड़बड़ आ गया, सॉरी। चलो अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ हाँ, मतलब ये इसमें वो ठीक करते हैं। बोलिए अलका जी, नहीं वो भूमि के उन्होंने असंगी बोला था, तो वही मैं सोच रही थी कि संगी होते हैं ना भोग भूमि हाँ, के। नहीं भोग भूमि में तो एक ही किया, वो इन्होंने वैसे कर दिया एक्चुअल में। हाँ, अपने पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त को उन दोनों को प्लस करके एक साथ गुणा किया था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अब थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से कौन बता देंगे, क्योंकि ये बहुत देर हो गई है ना, तो शॉर्ट में फटाफट बोलो प्रीति। ये तिर्यंची बोलना है केवल, 85 वाले। 85 औरों में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो तिर्यंच जो है वो 2 टाइप के हैं, गर्भज और सम्मोर्षण। गर्भज जो है वो कर्म भूमि में भी होंगे, भोग भूमि में। कर्म भूमि में जलचर, थलचर, नभचर, और तीनों ही सैनी असैनी के भेद से हो गए 6 टाइप के। और जो भोग भूमि है उसमें केवल थलचर और नभचर होंगे, केवल सैनी ही होंगे, तो वो 2 टाइप के हो गए। ये 6 और 2 हो गए 8 टाइप के, और ये 8 ही पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक, ये हो गए 16 टाइप के। तो ये 16 गर्भज टाइप के आ गए अपने पास तिर्यंच। फिर आ गए सम्मूर्छन। सम्मूर्छन में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, ये सारे होंगे। 1 इंद्रिय हो गए पृथ्वी का 1, अग्नि का 1, जल का 1, वायु का 1, इतर निगोद और नित्य निगोद, ये 6।
ये 6 ही सूक्ष्म और 6 ही बादर, ये हो गए 12 टाइप के। अब 12 में सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 14 टाइप के। 14 टाइप के हो गए 1 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय 15वां, 16वां 3 इंद्रिय और 17वां हो गया 4 इंद्रिय। फिर 5 इंद्रिय में जलचर, थलचर, नभचर, और ये तीनों ही होंगे सैनी असैनी, ये हो गए 6। तो 17 और 6 हो गए 23। ये 23 ही टाइप के पर्याप्तक भी होंगे, निवृत्ति अपर्याप्तक भी होंगे और लब्धि अपर्याप्तक भी होंगे। ये 23 थी हो गए 69, और पहले जो गर्भस्थ थे वो 16 टाइप के थे, 69 और 16। ठीक है, अपन ने वो पहले गाथा के हिसाब से ऐसे ही किया था, तो वो एक साथ 3 से गुना कर दिया, पहले सबको इकट्ठा कर दिया। आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, एक अलग अलग भी कर दो पहले। दीदी मैंने क्लास 10 नहीं की थी, मेरी जो ये 131 ऐसा नंबर। करते हैं, 2 मिनट बाद आपकी बात सुनती हूँ, यहाँ मशीन चल रही थी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं ही बोल रही थी। ठीक। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से ये हो गए 98 जीव समास। 406 भेद भी अपन ने किए थे। 406 की एक बार टोटलिंग बता देंगे, मोटी मोटी टोटलिंग के बाद कितनी कितनी चारों गतियों के आधार पे, बोलिए अर्चना। इसमें सबसे पहले हमने 1 इंद्री के किए थे, तो 1 इंद्री के मतलब टोटल तो 72 है, उसमें 14 तो नहीं, बस ये आपको केवल अच्छा चारों गतियों की 72 टोटल बतानी है, मतलब चारों गतियों के आधार 24 पे। टोटल 24 बने कि 14 ये मिट्टी के 10 प्रत्येक वनस्पति के लिए थे, इनमें पर्याप्त, निवृत्त अभ्यास और मैं ये बोल रही हूँ, आपको केवल गतियों के आधार पे टोटल बताना है। चार गतियों में एक त्रियंश में ठीक है। हाँ, तो गति के आधार से त्रियंच गति के 100 नहीं, त्रियंच गति के 72 तो 1 इंद्री के होंगे, 9 विकलेंद्रिय के होंगे, और एक 123 आएंगे त्रियंच के, त्रियंच गति के जीवों के, 172 आएंगे देवगति के, 98 आएंगे नारकी, और 13 आएंगे मनुष्यों के, उसमें संभूषण मनुष्य दोनों मनुष्य मिला के, और सबका टोटल करेंगे तो 406 जीव समास। त्रियंचों के 123 टोटल त्रियंचों के, मनुष्यों के 13, देवों के 172 और नारकियों के 98। इस तरह से ये 406 भेद हुए। ठीक है, बोलिए विनीता आंटी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रही थी, मैंने कुछ दिन क्लास 10 नहीं की थी, 131 नंबर की गाथा है ना, मेरे पुरानी किताब है, तो मैं समझती हूँ उसमें एक गलत है लाइन, तो आप मेरे को जरा सजेस्ट करो। 131 नंबर की गाथा में चौथी 5वीं लाइन है, भावार्थ में लिखा ना, समूर्छन के पृथ्वी जल तेज वायु नित्य निरोध सूक्ष्म, मेरे में जो लिखा है हाँ, नित्य तो वो निरोध, करा दिया था, वो ठीक करा दिया था, आपने अटेंड नहीं करी ना, वो ठीक ठीक है, करा मैंने दिया। अपने आप कर रखा था, मैंने गलत तो नहीं, ठीक है ये बात, ठीक है, नहीं, वो ठीक करा दिया। हाँ, मैंने सोचा मेरी में था ये। हाँ, ठीक है, चलिए, इस तरह से ये जीव समास की चर्चा अपन ने की। अब इन जीव समास को पढ़ के हमको क्या समझ में आया, क्या भाव बनते हैं? ये जीव समास, इतने सारे जीवों के भेद हमने देखे अलग अलग प्रकार से, तो हमको क्या इससे भाव बनते हैं, हम किस तरह से इससे भेद विज्ञान निकाल सकते हैं, हम इससे किस प्रकार से, कुछ भी जो भी हमको समझ में आया हो, विचार किया होगा, नहीं किया, अब क्या कर सकते हैं, बहुत दिनों से कह रखा है। रेणु जी हमारे तैयार है, बहुत देर से उदास बैठे हैं मुंह लटका के, नहीं लेकिन मैम, नहीं बोलिए, मैं अब आप सुन रही प्रसन्न हो थी जाइए, अच्छे अब से। आप चमकेंगे बस, और कोई ज्यादा है नहीं। अरे मैं सुन रही थी अच्छे बोलिए से, मैं क्यों उदास होंगी। बोलिए बोलिए। जीव समाज को समझकर यह ज्ञान हुआ कि इस जीव को, जिसकी यात्रा निगोद से शुरू हुई तथा अनंत कालों से जीव चारों गतियों की निरंतर यात्रा कर रहा है और उसी में स्वयं आनंदित हो रहा है, इसमें जीव की असीमित भयानक मूर्खता का भान हुआ। जीव एक शरीर छोड़कर अन्य दूसरा नया शरीर धारण करता है और छोड़ता है, और इस संसार भ्रमण के आवागमन से मुक्त होने का कोई प्रयत्न नहीं करता है। मुझे इस संसार की विषमता का भान हुआ और संसार शरीर भोगों के प्रति संवेग भाव उत्पन्न हुआ, और प्रत्येक जीव की अपेक्षा
जिस जीव की जैसी शरीर की अपेक्षा भूमिका है उसी अनुसार उनके प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा का भाव रखना चाहिए। ऐसा भावना और जितना हो सके प्रयत्न पूर्वक मन, वचन, काय के आचरण द्वारा कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो और जानबूझकर कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो, इसलिए अहिंसा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। मनुष्य पर्याय का मिलना समुद्र से मोती ढूंढने के समान है। उसमें भी फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से दुर्लभता, उत्तम देश, समाज, कुल, परिवार का मिलना, देव शास्त्र, गुरु के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप के समागम से यह भान हुआ कि जिनवाणी माँ के आंचल में तथा देव और गुरु के चरणों के समीप बैठकर सिर्फ यही एक पर्याय है जिसमें जीव विवेक पूर्वक अपने ज्ञान, दर्शन, स्वभाव को समझ सकता है और अपने निज स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य पर्याय का और उसमें जिनवाणी प्राप्त होने के अनमोल अवसर को शब्दों में बयां करना असंभव है। जीव अपने भ्रमण को सिर्फ मनुष्य पर्याय के माध्यम से रोककर अपने गंतव्य तक पहुंचकर अनंत काल तक मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बढ़िया, बोलिए पूर्णिमा आंटी। ये सब तो रेणु जी ने बताया, बढ़िया है, पर ये सब जानने वाला कौन सा है? केवल ज्ञान है। उस केवल ज्ञान की महिमा भी आती है और केवल ज्ञान स्वभावी हम भी हैं, मगर अपने मिथ्यात्व के कारण आज तक हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। ये सब जीव समाज जानने के बाद हमें भी ये सब जानने वाली शक्ति प्रकट हो सकती है, अपना पुरुषार्थ उस मार्ग में जगाएं इस तरह से। बढ़िया, केवल ज्ञान की महिमा आती है। नहीं, पहले तो जो रेणु जी ने बताया कि ये सब जान के अपने को संसार से छूटने की भावना, संवेग, वैराग्य और संवेग, ये अपने को इससे समझ में आता है कहाँ कहाँ कितने कितने जीव, कैसे कैसे जीव हैं और कितने प्रकार के जीव हैं। और फिर इन सबको जाना किसने, बताया किसने? हमको दिख तो है नहीं, ये सारे कोई जीव हमको दिख नहीं रहे हैं, तो किसने जाना, किसने देखा? तो केवल ज्ञानी भगवान ने केवल ज्ञान में जानकर ये सब बताया है। तो केवल ज्ञानी भगवान की महिमा आती है और ऐसा केवल ज्ञान का स्वभाव अपना है स्वयं का, तो अपनी महिमा भी आती है। एक मिनट आंटी, ये बोले पहले, बोलिए अर्चना। हाँ, जैसे छटाला में पढ़ा है जेत्र वन में जीव अनंत, तो जब इसको पूरा पढ़ा तो वो अनंतता का भास हुआ, साथ ही साथ ये भी हुआ कि हम अनाद काल से कितने उसमें भटक रहे हैं, तो वो चीज भी समझ में आई। दूसरी ओर देखें, मतलब जैसे सुना है दया दया हर कोई कहे, दया न जाने कोई, जीव भेद जाने बिना बिना दया दया कहाँ से होए। तो जब ये सब पढ़ा तो अब मतलब अहिंसा का भी सही तरह से पालन अब अपने से हो पाएगा। जब हमें ये पता है कहाँ कहाँ जीव है, हमसे किस किस तरह से हिंसा हो रही है, तो हम उससे बच पाएंगे। फिर बहुत तीसरा बढ़िया, भेद वही है कि जब अब हमने इस बात को जाना है, अनाद काल से हम इसमें भटक रहे हैं, तो अगर हम ये मनुष्य भाग्य हमको एक ऐसा मिला है कि जिसमें हम पुरुषार्थ करके इन गतियों में भटकने से अपने को बचा सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करके। बहुत बढ़िया। यानी इससे ये जीव समाज का प्रकरण हमारे को अहिंसा की सिद्धि, जो अहिंसा का प्रकरण चल रहा है ना, हिंसा हिंसा का भी अपने रत्नकरण शाह का चाव में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर, तो वो अहिंसा का पालन करे कैसे, प्रश्न था पहले दिन किसी का कि हम कैसे पालन करें। तो ये नहीं समझेंगे, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से हो, जब तक यही नहीं पता होगा कि कहाँ कहाँ जीव है, किनकी दया पालनी है। तो ये जीवों के स्थानों का हमको पता लगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये जीव पाए जाते हैं, कितने कितने जीव पाए जा रहे हैं। तो अपने अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि भी इससे होती है, यानी संवेग और वैराग्य पुष्ट होता है, केवल ज्ञान की महिमा आती है, अहिंसा की सिद्धि होती है, संसार से भय लगता है। शॉर्ट में अपन कहें, इस संसार को देखकर इस संसार से हमको भय उत्पन्न होता है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। यही जो अभी आप बता रहे हैं ना, जीवों की उत्पत्ति के स्थान कहाँ कहाँ है, कैसी कैसी जगह पर जीव होते हैं। वे सभी जीव शक्ति अपेक्षा भगवान बनने की शक्ति वाले होते हैं, पर मिथ्या भाव के कारण वे अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, अनभिज्ञता से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। वे जीव समाज जानकर प्रत्येक कार्य सावधानी योग से करने की प्रेरणा देते हैं हमें, कि सूक्ष्म बादल इत्यादि जीव जो हमारी दृष्टिगोचर नहीं होते सावध्य हैं। योग से नहीं, निर्वध्य, सावध्य तो में तो पाप लगेगा, सावध्य योग से नहीं करना। हाँ, सावधानी योग से नहीं करने के कारण हाँ, ये जीवों की हिंसा होती है। मतलब तो ये सब हमारी परमाचर्या से हिंसा को प्राप्त होते हैं, जो अपने को जानने में भी नहीं आ रहेंगे। अतः अनर्थ दंड व्रत का पालन करना चाहिए। 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रतों में अपने को यही शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से हमें जीव समाज जानने के फायदे तो अनेक होते हैं, पर सूक्ष्म बादल रीति से जितने जीवों की अपने को
हिंसा का पालन हो सके ग्रंथानुसार उस हिसाब से पालने की कोशिश करना चाहिए कि हमसे कोई हिंसा ना हो, क्योंकि सभी जीव अपने भगवान आत्मा है। उन हाँ। जीवों के भी, हाँ वो सब बता रहे उन सब जीवों के संबंध में। बोलिए आशा आंटी। मुझे तो ऐसा लगा कि सब शरीर से मोह छोड़ के ये सारे जीव स्थान छूट जाएं, अब तक हो गए और हम सब मुक्त अवस्था में पहुंचे। मुझे तो ये लगा, मुझे एक भी जीव स्थान पसंद नहीं आया। बहुत ही बढ़िया। सबसे बढ़िया इतने सारे मुक्त हो जाए ये एक सब से जीव लेके संस्थान 29 छूट तक, और छूट फिर जाए, 38 और 57 और 98 और 440 में कौन सा चाहिए सब अपने को? छूट जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां। बहुत अच्छा कि हमको इनमें से कोई भी मुझे तो कुछ भी इसमें सार नजर नहीं आया। बिल्कुल। तो इन सबसे रहित जो सिद्ध भगवान, यानी इन सबसे पार कौन है? सिद्ध। वहां जाके हमको शामिल होना है, वहां मिलना है, इनमें से किसी में नहीं रहना है। बोले सुमन जी। ये सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त इन जीवों के भेद जब जाने तो ऐसा लगा कि किसी को छोटा नहीं समझना है और हम बहुत बड़े मनुष्य भव में आ गए हैं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अनंत बार हमने भी ये सारे भव प्राप्त किए हैं पंच परावर्तन में। और महानता इसी में, बलवान अपने आप को शक्तिशाली वही मतलब उसी में समझे कि अब कुछ कार्य कर पाए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाए और अपने आप का कल्याण कर सकें। तो मतलब सोचना वही है, अपने लिए उपयोगी तो यही इसी तरह से सोचना है, तो ऐसा। आत्म कल्याण की भावना वो अपने को समझ में आती है। वो जो 406 जीव समास निकाले तो उसमें पता चला ना, तिर्यंच गति के जीव इतने, मनुष्य इतने, तो सबसे कम तो मनुष्य गति के ही जीव है, तो वो तो सिर्फ 13 ही है। और जहाँ जहाँ जाने का भावना लोग भाते हैं ना, देव गति, वहां तो सबसे ज्यादा है। तो उस मतलब अपनी दुर्लभता का बोध होता मनुष्य है पर्याय की दुर्लभता, बहुत बढ़िया कि हम कितना दुर्लभ स्थान में गति में पहुंचे। अब इसका उपयोग करके मुक्त होना जरूरी है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता इससे हमको ख्याल में आती है कि ज्यादा भीड़ कहाँ है। जितने भेद, चाहे 98 बनाए, चाहे 406 बनाए, और चाहे 19 बना रहे हैं, उसमें ज्यादा मेजोरिटी किसकी है? गति वाइज देखेंगे तो मेजोरिटी सारी तिर्यंच गति की है, और उसमें भी एक इंद्रिय जीवों की वो मेजोरिटी है। तो इसका मतलब समझ में आता है कि भीड़ जहाँ है वो क्यों है भीड़, कि ऐसे भाव होना तो सुलभ है। तिरंच बनने योग्य, तिरंच में गति में जाने योग्य और एक इंद्रिय बनने योग्य भाव तो हो ही रहे हैं, होते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मेहनत किस चीज में है, पुरुषार्थ किस चीज में है, कि अब वहां से हट के बच के और ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की, तो अब ऐसे भाव किए जाएं कि आगे कभी भी उन एक इंद्रिय आदि पर्यायों में नहीं जाना पड़े। तो किस भाव से वो एक इंद्रिय बनना रुक जाएगा? किस भाव से एक इंद्रिय बनना रुक जाएगा? कर्णानुयोग से उत्तर चाहिए। बोलो प्रीति। जब मतलब एक साथ जन्मने और मरने की भावना नहीं होगी। मैंने कहा ना कर्णानुयोग से उत्तर चाहिए। बोले आशा आंटी। वेद विज्ञान से नहीं, वो तो सब सही है, ये तो द्रव्यानुयोग के उत्तर है। मैंने आपको पहले ही, मुझे तो लगा इतना बोलते ही सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। बोलिए सुमन जी। कर्मों का बंधन न हो, मिथ्यात्व छूटे। तो प्रमाण मतलब प्रमाण ठीक है। मतलब बोलो कर्म ठीक बंध है, कम बोलो। से कम हो, ऐसी वो पहले प्रवृत्ति नहीं। भी स्थान में उसकी बंध विच्छित्ति हो जाएगी, मिथ्यात्व का हाँ, भाव। प्रश्न ये था कि किस भावों से एक इंद्रिय बनना छूटे, तो सम्यक्त रूपी भाव करेंगे तो एक इंद्रिय की बंध विच्छित्ति पहले गुण स्थान में हो जाएगी ना। एक इंद्रिय स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये सब बंध विच्छित्ति 16 बंध विच्छित्तियां पहले गुण स्थान में हो रही है। तब ये अवस्थाएं हमको प्राप्त नहीं होंगी। तो ऐसे भाव तिर्यंच बनने योग्य, देव बनने योग्य, 172 टाइप्स देवों के देखे, देव बनने योग्य भाव भी बहुत बार किए और बहुत जीव कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नयापन नहीं है। तो ऐसा काम करें जो हमने आज तक नहीं किया, जो हमारे हित में है, जो हमने आज तक नहीं किया, और वास्तव में जो सुखी होने का उपाय है वो ये रत्नत्रय भाव हम प्रकट करें, कि इससे सच्ची प्रेरणा अपने को मिलती है। इस प्रकार से और भी कई लाभ अपन सोच सकते हैं, हो सकते हैं।
तो जो भी प्रकरण हमने ये पढ़ा है तो उससे हम अपना भेद विज्ञान, ये क्यों इतने सारे जीवों के टाइप्स बने हैं कि ये शरीर में अपनापन करके रखे ना, मिथ्यात्व के कारण जीव से 4 गतियों में घूम रहा है, तो इस शरीर में नहीं हूं, शरीर से भेद विज्ञान की भावना भाए तो इन जीव समासों से निकल जाए, इन जीव समासों से पार जो सिद्ध भगवान है उन सिद्धों की श्रेणी में, उसमें हमारा नाम आ जाए, ऐसी भावना हमको इससे होती है। इस प्रकार से ये प्रकरण अपन पूरा करते हैं। अब आगे चालू कर लेते हैं अपन, पर्याप्ति का प्रकरण है आगे, देखिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पेज नंबर 66, 66 नंबर पेज है, गाथा नंबर है 134। ये पढ़ लिए थे अपने, 133 तक की गाथा सब हो गई थी मेरे ख्याल से, 134 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 66 है। अब पर्याप्ति का वर्णन करते हैं। अभी जीव समास का वर्णन किया कि जीवों के अलग अलग ग्रुप के आधार पे। अब पर्याप्ति, क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त ये शब्द बार बार में आ रहे थे, तो अब पर्याप्ति किसे कहते हैं, कितनी होती है, क्या होती है, उसका वर्णन यहाँ पर गाथा के आधार पे किया जा रहा है। गाथा बोलती हूँ मैं, बोलना प्रीति पीछे। आहार शरीर इंद्रिय, आहार शरीरेन्द्रिय, निस्सास उस्सास भास मनसाणम, निस्सास उस्सास भास मनसाणम, परिणैवावारेषु, परिणैवावारेषु, ये अभी इसमें आएगा, परिणैवावारेषु, परिणैवावारेषु यजाओ सत्यो, जाओ छच्चेव सत्यो, यानी यह को बाद में भी बोल सकते हैं, पहले भी बोल सकते हैं। परिणैवावारेषु जाओ छच्चेव सत्यो, परिणैवावारेषु जाओ छच्चेव सत्यो। आहार, आहार यानी आहार, शरीर यानी शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय यानी इंद्रिय, आहार शरीर इंद्रिय, निस्सास, निस्सास उस्सास यानी निश्वास उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास, निस्सास उस्सास, निस्सास उस्सास। अब देखो इसमें भी कोई जैसे अलंकार हो ना, कितने सारे स आ रहे हैं। निस्सास यानी निश्वास, उच्छ्वास यानी उच्छ्वास, तो श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। फिर है भास यानी भाषा, निस्सास उच्छ्वास यहाँ तक एक शब्द है, फिर भास यानी भाषा, और मनसाणम, मनस यानी मन। ठीक है, तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये क्या है, परिणय, इनका परिणमन। वावारेसु, वावारेसु यानी व्यापार में, व्यापारेशु, वावारेशु यानी व्यापारेशु मतलब उसके व्यापार, व्यापार मतलब है उसकी प्रवृत्ति। जाओ, जाओ यानी है, होती है, छ छ च एव, छेव, छ च एव, छ यानी छ, च यानी और, एव यानी ही, सत्यो, सत्यो यानी शक्ति, सामर्थ्य। शब्द अर्थ देख लीजिए, फिर अभी जोड़ते हैं अर्थ को। परिणय यानी परिणमित तो होता है, परिणमन रूप, व्यापार, वावारेसु उसकी प्रवृत्ति, जाओ यानी होती है, कहलाती है, छ, च यानी और, एव ही, सत्यो यानी शक्ति। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये जो है, इनकी जो परिणय वावारेसु, इनकी जो परिणमन की जो व्यापार है, इनकी परिणमन में जो प्रवृत्ति है, उसकी जो सत्यो, उसकी जो शक्ति है, वो ही 6 प्रकार की, छच्चे वो 6 प्रकार की, जाओ यानी
होती है, क्या होती है, वो 6 प्रकार की उसको पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है, उनकी जो परिणमन की शक्ति है वो ही वो है। तो यहाँ शब्द नहीं दिया, आगे वाली गाथा से उसको जोड़ लेंगे कि किसका प्रकरण चल रहा है, पर्याप्ति का। ये 6 भेद ही पर्याप्ति शक्ति यानी उस पर्याप्ति के हैं। इनकी जो परिणमन की जो प्रवृत्ति है वही वास्तव में शक्ति है, उसी शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। किनकी परिणमन की शक्ति? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। इनकी जो परिणमन की प्रवृत्ति की जो शक्ति है वही 6 प्रकार की पर्याप्ति कहलाती है। अन्वयार्थ: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इनकी परिणमन की प्रवृत्ति में सामर्थ्य, सो 6 प्रकार की पर्याप्ति है। भावार्थ: आत्मा के यथा योग्य कर्म का उदय होने पर आहार आदि ग्रहण की शक्ति का होना, सो शक्ति रूप पर्याप्ति है, वह 6 प्रकार की है। देखो, पर्याप्ति का मतलब कहीं कहीं अपने उसमें पुन्ना पुन्ना ये भी शब्द आए थे पीछे ही गाथाओं में, पूर्णता। और वो पूर्णता क्या है? पर्याप्ति शक्ति। शक्ति शब्द ही यहाँ दिया है, शक्ति हो, पर्याप्ति शब्द ही नहीं दिया, शक्तियों ही शब्द दिया है। तो पर्याप्ति का मतलब है शक्ति। किसकी शक्ति? किन 6 चीजों की परिणमन की प्रवृत्ति की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम पर्याप्ति। इतना हमेशा ध्यान रखना। आहार का नाम पर्याप्ति नहीं है, शरीर का नाम पर्याप्ति नहीं है, इंद्रिय का नाम पर्याप्ति नहीं है। आहार रूप परिणमन की प्रवृत्ति की जो शक्ति, शरीर रूप परिणमन की जो शक्ति, उस शक्ति का नाम पर्याप्ति है। ठीक है ना? पर्याप्ति मतलब इंद्रिय का नाम पर्याप्ति नहीं है, पर इंद्रिय रूप परिणमन की जो शक्ति है, और ये शक्ति किसमें होगी? ये शक्ति है जीव की। ये जो पर्याप्ति है वो अशुद्ध जीव को, संसारी जीव को, उसकी शक्ति है। ये कर्म के निमित्त से होता है, पर्याप्त है पर्याप्त, वो बात अलग है, लेकिन ये जीव विपाकी है। यानी जीव ही पर्याप्त होता है या जीव ही अपर्याप्त होता है। शरीर पर्याप्त है पर्याप्त नहीं होता, इंद्रियां पर्याप्त है पर्याप्त नहीं होती। जो पर्याप्त है पर्याप्त किसको कहेंगे? ये जीव पर्याप्त है, ये जीव अपर्याप्त है। तो ये जीव की शक्ति है, जीव में फल देने वाली है। तो उस शक्ति की जो पूर्णता है, उस शक्ति की पूर्णता क्या, किस शक्ति की? कि आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन रूप जो परिणमन हो रहा है, इन रूप अभी किसका हो रहा है वो अगली गाथा में और बता रहे हैं। इन रूप परिणमन की जो शक्ति है, उस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। बोलिए शांति। मतलब लब्धि पर्याप्त तक जीव में ये वाली शक्ति नहीं होती। हाँ, लब्धि अपर्याप्त है जीव ना? में इस शक्ति की पूर्णता नहीं हो पा रही है, इसलिए वो अपर्याप्त कहलाता है। ये शक्ति प्रकट हुई लेकिन वो पूर्णता नहीं होती है, इसलिए वो अपर्याप्त रह जाता है। ठीक है, अभी करेंगे अपन चर्चा तो समझ में आएगी बात। देखो, पर्याप्ति क्या है, मैंने पहले भी कभी उदाहरण दिया होगा अभी पर्याप्ति बताते समय, कि हमको घर बनाना है, मकान बनाना है। तो मकान बनता है, एक दिन में बन जाता है मकान। मकान बनने में अब सबका अपना अपना है, लेकिन किसी को 2 महीने लगे, मान लो कम से कम भी माने तो 1-2 महीने तो शुरू से बनाना हो, तो किसी को 2 महीने लगे, किसी को 2 साल लग गए, किसी के 10 साल से ही बन रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा। तो मकान बनने में टाइम सबका अपना अपना लगता है। लेकिन मकान ली जमीन और लगा दी ईंटें और चालू कर दिया मकान बनाना, ऐसा कर सकते हैं? ये हो सकता है लेडीज को कम आइडिया हो, जेंट्स लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है एकदम से। मकान बनाने से पहले, उससे पहले कितनी फॉर्मेलिटीज, कार्यवाहियां, कानूनी कार्यवाहियां, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। तो कुछ हमको परमिशन चाहिए होती है कि हम यहाँ पे मकान बना लें। मकान नहीं, एक मंजिल भी और एक्स्ट्रा चढ़ानी हो ना, तो उसके लिए हमारे पास में लिखित में जेडीए जो भी अपना कॉर्पोरेशन है, उसकी परमिशन चाहिए होती है। बिना परमिशन के कोई भी काम कर ले, देखते होंगे कितनी जगह फिर वो आते हैं और तोड़, अच्छी खासी बनी बनाई बिल्डिंग को तोड़ जाते हैं। करे वो आता है उनका सब तोड़ ताड़ जाते हैं, कैसे होता है। तो इसलिए पहले परमिशन चाहिए होती है। तो ये जो परमिशन मिली है ना,
मकान कुछ नहीं बना, अभी सामान भी नहीं आया, अभी कोई हमने वो नहीं किया, लेकिन हमको एक कागज मिल गया लिखित में कि आप इस जमीन पे इतने मंजिल का मकान बना सकते हो। वो परमिशन, उस परमिशन का नाम है पर्याप्त। ये शक्ति, परमिशन मतलब वो शक्ति मिल गई ना, हमारे पास में ये है, हम कर सकते हैं इतना। हमको परमिशन मिल गई 6 मंजिल बनाने की। अब हम चाहे 2 मंजिल बनाए तो फिर बाद में भी वो परमिशन अपने पास रहेगी ना। 2 मंजिल अभी बना ली, फिर 4 साल बाद मन हुआ 1-2 मंजिल और बनाने का, तो हमारे पास में परमिशन है। वो परमिशन कब तक रहेगी? 6 मंजिल बनाने के बाद उस कागज को फाड़ फूड़ के अब तो बेकार हो गया, वो जिंदगी भर वो कागज रहता है, वो परमिशन हमेशा रखी जाती है, संभाल के रखते हैं। तो ऐसे ही ये जो पर्याप्ति है, ये बनाने की शक्ति, इन 6 चीजों को, ये जीवन भर रहती है। लेकिन वो पर्याप्ति, अब ये जो हमको परमिशन मिली है, तो गए सीधे ऑफिस में, गवर्नमेंट के जो भी है अपना समझ लो जेडीए वगैरह, नगर निगम जो भी हो, वहां गए और जाते ही मिल जाता होगा, लो जी आप आए हो, साइन कर दिए, बनाओ साहब। इतनी आसानी से हो जाता है? कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने सारे काम उसके करने पड़ते हैं, कभी कुछ कम रह गया, कभी कुछ कम रह गया। तो वो जो परमिशन मिल रही है ना, उस परमिशन मिलने में भी टाइम लग रहा है, तुरंत एकदम से जाते ही नहीं मिल गई कि लो भी। तो उसमें वो शक्ति की जो परमिशन मिल रही है, उसकी कंप्लीशन, उसकी पूर्णता हो जाए, तो वो जीव कहलाता है पर्याप्त। ये हमको मिल गई। अब मान लो आजकल तो ऐसा होता है ना कि वो कागज आने में टाइम लगेगा, लेकिन अपने अपने मोबाइल पे ई प्रिंट तो आ ही गया अपने पास में, तो वो मिल गया। तो वो ऐसे जितनी देर उसमें लगे तब तक वो रहता है इनकम्प्लीट, अभी चल रहा है प्रोसेसिंग में। और जब वो पूरा फाइनली साइन होके अपने पास में आ जाए किसी भी रूप में, सॉफ्ट कॉपी आ जाए, हार्ड कॉपी आ जाए, जैसे भी, तो वो कहलाती है फिर उस शक्ति की पूर्णता। तो ऐसे ही ये पर्याप्तियां, जब जैसे ही जीव का जन्म होता है, विग्रह गति का काल पूरा हुआ, विग्रह गति में पर्याप्त या पर्याप्त नहीं कहा जाएगा, अपर्याप्त ही है विग्रह गति में, मतलब अब कहा नहीं जाता है तो अपर्याप्त ही, लेकिन उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये पर्याप्त, अपर्याप्त, निवृत्ति, अपर्याप्त कब से कहा जाएगा? कि जन्म हुआ, जन्म के पहले समय से लेके और अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त मतलब कि 6 पर्याप्तियां हैं, अपन अभी आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, फिर पूरा अच्छे से इसमें दिया है प्रकरण, तो अपन पूरी चर्चा करेंगे। 6 पर्याप्तियां हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये नाम अभी बार बार में बोले मैंने 2-3 बार, अभी भी बोल रही हूँ। जिनको याद नहीं हो क्रम से, वो जरूर याद कर लें। बार बार में बोलने का यही प्रयोजन होता है। और हमारी एक मैम स्कूल में कहती थी कि जो शब्द मैं बार बार में बोलती हूँ, इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज बार बार में बोली जा रही है, मतलब वो याद करनी है, याद हो जानी चाहिए, इसीलिए बोली जा रही है। ठीक है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 हैं। तो सबको 6 नहीं होती है, लेकिन जो भी पर्याप्त जीव होंगे, हर इंद्रिय के आधार पे, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, उनके आधार पे उनकी अलग अलग होती है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो मान लीजिए किसी को 6 होनी है, 6 होनी है, तो वो स्टार्ट जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के पहले समय से ही ये पर्याप्ति बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे ही समझ लो जन्म हुआ, वहां हम ऑफिस गए और हमारा जो भी कार्यवाही थी, हमने फॉर्म वॉर्म भर दिया, तो वो आगे प्रोसीजर में चला गया। वो पर्याप्तियां 6 बननी है, तो 6 बनना एक साथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारे पास में गैस चूल्हा होता है, 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा है, तो हमने चारों पर 4 चीजें रख दी हैं। एक पे चाय रख दी, एक पे 4 किलो दूध रख दिया, एक पे 2 कप चाय रखी, और एक पे हमने दाल चढ़ा दी, और एक पे और क्या चढ़ाना है सब्जी चढ़ा दी। ठीक है, 4 चीजें चारों पे रख दी, तो रख दी बिल्कुल एक साथ, चारों पे 4 पहले रख दी, फिर चारों को एक साथ, 4 लोगों ने, आप कहोगे कि एक एक आदमी स्टार्ट करेगा तो टाइम लगेगा, 4 लोग खड़े हैं बराबर लाइटर लेके, एक साथ ही हमने 4 स्टार्ट की। तो चारों चीजें एक साथ स्टार्ट की तो एक साथ बन जाएंगी। वो 2 किलो दूध गर्म होने में बहुत देर लगेगी, 2 कप चाय फटाफट बन जाएगी, दाल बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सब्जी बनने में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन सब एक साथ रखी एक साथ हैं,
लेकिन पूरी एक साथ नहीं होंगी। तो ऐसे ही जैसे ही जन्म का पहला समय होता है तो छहों पर्याप्ति यानी ये शक्ति की पूर्णता होना वो स्टार्ट हो जाती है। शक्ति की पूर्णता होना स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं हम समझे कि शरीर बन जाएगा, शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई हम ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर पूरा बन गया, अभी शरीर बनाने की शक्ति मिली है। तो वो पर्याप्तियां स्टार्ट हो जाती है जन्म के पहले समय पर ही। लेकिन अब 6 है तो छहों एक साथ पूरी नहीं होती है। तो कैसे पूरी होती है कि सबसे पहली पर्याप्ति पूरी होती है, इसलिए क्रम से याद करना। पहली कौन सी है? आहार पर्याप्ति। प्रशस्ति याद कर रही हो? सबसे पहले कौन सी पूरी होती है? आहार पर्याप्ति। उसके बाद में कौन सी पूरी होगी? शरीर पर्याप्ति। उसके बाद में इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति और फिर मन पर्याप्ति। इस तरह से एक के बाद एक क्रम से पूरी होती है। टोटल टाइम पूरा होने में कितना लगता है? अंतर्मुहूर्त। और एक एक पर्याप्ति को पूरा होने में भी कितना टाइम लगता है? अंतर्मुहूर्त। ये क्या बात है कि वो अंतर्मुहूर्त बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, असंख्यात प्रकार के होते हैं, लेकिन अंतर्मुहूर्त का मतलब टोटल टाइम भी हम सोचे 48 मिनट लगते होंगे। अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा होता है कि 48 मिनट में 2 समय कम, तो इतना लंबा टाइम नहीं लगता। कुछ सेकंड भी बहुत बड़ा है, टोटल टाइम के लिए भी सेकंड भी बहुत बड़ा है। एक सेकंड में कितने संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां हो जाती हैं, इसलिए वो बहुत बड़ा टाइम है। एक सेकंड भी उतने में ही ये काम पूरा हो जाता है, तो वो जीव फिर कहलाता है पर्याप्त। और फिर उसके बाद में आगे वो जो भी शरीर धारण करने की जो भी प्रक्रिया होती है वो सब होती है। अब वो आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं, शरीर पर्याप्ति किसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, वो सारी परिभाषाएं और सब अपन करेंगे आगे चर्चा, वो सब किस प्रकार से होती है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमने देखा है कि इसमें होता क्या है और किस किस पर्याप्ति फिर ये बताई क्यों है कि ये पर्याप्ति पूरी हुई, फिर ये पर्याप्ति पूरी हुई। हर पर्याप्ति पूरी होने के बाद में कुछ कुछ कर्मों के उदय विशेष चालू होते हैं, कुछ कुछ काम हो सकते हैं। तो वो सारी चर्चाएं इसमें है। इम्पोर्टेंट प्रकरण है, मतलब जब भी कोई आगे ये शब्द आते ही आते हैं, कहीं भी कुछ हम पढ़ते हैं इस तरह की चर्चाएं जीव से संबंधित, संसारी जीव से संबंधित, तो ये शब्द आते हैं, इसलिए इसकी यहाँ चर्चा की है। कल तो भी वेडनेसडे कल करेंगे अपन इसकी चर्चा, और अभी यही पूरा करते हैं। आगे गाथाएं भी दी हैं 2, 3, 4, और गोमट सार के भी यहाँ नीचे दिए हैं रेफरेंस में। तो गोमट सार जी के आधार पर ही, जैसे अभी हमने जीव समाज का प्रकरण देखा है, ऐसे पर्याप्ति का प्रकरण भी आज समझ लीजिए जीव कांड चल रहा है, बीच बीच में थोड़े थोड़े से ग्रंथ चल रहे हैं अपने। तो जिन्होंने नाम सुना हो गोमट सार जी जीव कांड, तो उसका एक पार्ट अपना हो गया है जीव समाज। अभी पर्याप्ति वाला चैप्टर सुनते। दीदी आपकी बात सुन के लगा आज कि कारमान बगनाए। 2 मिनट रुकिए, आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं करो, मशीन चल रही है। कोई बात नहीं। हाँ अब बोलूं जी, आवाज आई है थोड़ी, अब आई आवाज। अब बोलिए। मैं ये कह रही कारमान वर्गनाए तो बिल्कुल ही डिफरेंस है क्या, शक्ति रूपी है, आप समझ में आई आज। आहार वर्गना और तरह की कारमान वर्गना है, मतलब अलग है, आहार वर्गना अलग है, डिफरेंस ही बहुत जमीन आसमान का है। तो कारमान देखो मुझे आपकी ज्यादा सुनाई नहीं आई है, लेकिन अलग अलग ही है। हाँ डिफरेंट ही है, इसलिए वो अलग अलग 5 प्रकार की बताई है। भाषा वर्गना अलग है, कारमान वर्गना अलग है, आहार वर्गना अलग है, सब डिफरेंट है। बाकी आपने क्या बोला वो ज्यादा मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं बाद में करेंगे कभी, फिर बाद में करेंगे। चलिए जिनवाणी स्थिति चलिए बोलो प्रीति। नहीं देना किसी को कुछ नहीं देना,
अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। रहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।